हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पेज। पता है मुझे अगेन। आज हम पढ़ेंगे वन वे स्लैब। G2 के अंदर कंपलसरी ये पूछाया जाता है और इसका कोई ऑप्शन नहीं आएगा वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एक वन वे स्लैब डिज़ाइन, एक स्लैब डिज़ाइन करना है, ऐसा बोला है। वन वे या टू वे कुछ लिखा नहीं है। एक स्लैब डिज़ाइन करना है जिसकी साइज़ दी गई है 3.2 और 9.2 मीटर। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, पहला सम ही है ये, तो आप उसमें खोल के और मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा और IS कोड हाथ में रखिएगा। 300 mm 300 mm की थिक वॉल है और लाइव लोड दिया गया है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M20 Fe415 ग्रेड दिया गया है। अब पहले तो पता होना चाहिए कि भाई मैं वन वे डिज़ाइन करूँ कि टू वे डिज़ाइन करूँ। कहीं लिखा नहीं है कि डिज़ाइन है वन वे स्लैब। तो आपको सबसे पहला स्टेप रहेगा Ly/Lx करने का। Ly मतलब आपका होता है 9.2, यानी कि जो सेकंड वैल्यू रहती है दिस इज़ Lx एंड दिस इज़ Ly। 3.2 आपका Lx और 9.2 आपका Ly। तो Ly आपने किया 9.2 डिवाइड बाय 3.2, जवाब मिलता है 2.875। याद रखना, जवाब जब भी दो या दो से ज़्यादा आए तो वन वे स्लैब डिज़ाइन करना, और दो से कम आए तो टू वे स्लैब डिज़ाइन करना। अभी अपना दो से ज़्यादा आया है इसलिए अपन वन वे स्लैब डिज़ाइन करेंगे। वन वे स्लैब में टोटल 7 स्टेप्स हैं। अगर मैं चेक हटा दूं सारे तो टोटल 7 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने के हैं। WL BEM D, EEL BEM D, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव स्पान, लोड कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर, मेन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद अगर उन्होंने बोला कि चेक भी करो, चेक दो आएंगे, या तो बेंडिंग, शियर, ये दो में से चेक आएंगे तो अपने को वो दो चेक करने के हैं। आज हम आधा यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर इस लेक्चर में देखेंगे और अगले लेक्चर में अपने मेन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और चेक्स देखेंगे। चलिए, इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो कंसिडर L। अब अपने पास 9.2 और 3.2 है, दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो, 3.2 है, मीटर में है, उसको mm में कन्वर्ट कर देने का, उसको L कंसिडर कर देने का। L/D इज इक्वल टू डैश इंटू MF। ये फॉर्मूला याद रखने की है, ये दी नहीं गई है IS कोड के अंदर, तो एक फॉर्मूला याद रखने की है, L/D इज इक्वल टू डैश इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये डैश क्यों किया है मैंने, उसके लिए आपको पेज नंबर 37 और 38 पे ध्यान देना पड़ेगा। मेनली पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 IS कोड का ऐसा कहता है कि अगर, चलिए पहले पेज नंबर खोल देते हैं, पेज नंबर 37, कि हम कौन सा स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं। हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के सामने वैल्यू कितनी लिखी गई है, 20। तो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूस करते तो 26, कैंटिलीवर करते तो 7। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए वैल्यू दी गई है 20। तो इसलिए ये जो डैश लिखा है यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा 20। ओके, समझ में आया। अब दूसरा ऐसा कहा गया है मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए सेम यही जो आपने 37 खोला उसके एक पेज घुमा दो तो पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे ऐसा एक ग्राफ दिया गया। ग्राफ के नीचे एक फॉर्मूला लिखी गई है, FS इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY। ऐसा लिखा गया है कि FS इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY। तो FS अपने पास है नहीं, FY है, तो अपने को FS की वैल्यू मिल सकती है 240। FY की 415 डाल के तो अपने को 240 वैल्यू मिल गई। इस ग्राफ के अंदर अपने को स्टील परसेंटेज, ये परसेंटेज टेंसाइल इन्फोर्समेंट मतलब PT, ये आपका PT होता है। PT अपने को हमेशा 0.6 अज्यूम करने का। कितना, 0.6। 0.6 मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। और अपने को FS मिला 240। तो ये 240 का जो कर्व है उस लाइन पे आगे जाते जाने का और 0.6 से ऊपर जाते जाने का। दोनों जहाँ पे कोलाइड हो, यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, दोनों यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, तो वो वैल्यू ये यूँ जाने दें तो कितनी वैल्यू होगी ये, तो 1.2 से थोड़ी कम और 0.8 से बहुत ज़्यादा। 1.2 से थोड़ी कम मतलब 1.15 ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब याद रखना, Fe 415 हो तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1.15 रहेगी, Fe 250 तो 1.8 रहेगी। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो 1.15 और 1.8। कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। तो 1.15 और 1.8 Fe 250 हो तब। तो हमने ले लिया मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना, 1.15। सब वैल्यू आ गई सिवाय D के, तो D अपने को मिल सकता है क्योंकि अपना टॉपिक ही है इफेक्टिव डेप्थ। तो D फाइंड कर लेने का,
डी को सब कुछ ऊपर डाल के डेप्थ फाइंड कर लेने की। तो डी इज इक्वल टू 3200 20 इंटू 1.15, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये जो डी रहता है, ये डी आपका रहता है मिनिमम, तो इसको अपने को थोड़ा बढ़ा के राउंड फिगर में ले लेने का, दैट इज़ 150 mm। आप ज़्यादा ले सकते हो, 150 160 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और इससे कम मत लेना, इससे थोड़ा ज़्यादा राउंड फिगर में ले लो। आप 140 भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों आंसर सही रहेंगे। ये मिल गया आपको इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मिलने के बाद अपने को चाहिए कैपिटल डी, यानी कि ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ के लिए एक फॉर्मूला है कि ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस बार डायामीटर डिवाइड बाय 2 प्लस सेंटर टू सेंटर, क्लियर कवर, सेंटर टू सेंटर नहीं, क्लियर कवर। क्लियर कवर हमेशा 20 रहेगा स्लैब के लिए, याद रखना। क्लियर कवर स्लैब के लिए हमेशा आपको वाइवा में पूछें कि क्लियर कवर स्लैब के लिए कितना लेते हैं, 20। बार डायमीटर, मेन स्टील जो होता है, मेन स्टील अपन 10 mm का ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक लाइन लिखी होगी, अज्यूम 10 mm बार्स, मेन स्टील अपन 10 mm का ही अज्यूम करते हैं इस वजह से। तो डायमीटर प्लस डेप्थ प्लस बार डायमीटर 10 लिया अपन ने, डिवाइड बाय 2 प्लस 20। शॉर्टकट यही है कि आपको जो भी डी मिलता है ना, उसमें 25 ऐड कर दो। आपको 140 मिलता है तो उसमें 25 ऐड कर दो, आपको 150 मिलता है तो उसमें 25 ऐड कर दो, तो वो आपका कैपिटल डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना इफेक्टिव डेप्थ का काम खत्म। इफेक्टिव स्पान, पीछे अपन ने जो फाइंड किया था, ये जो एल किया था, ये तो अपना क्लियर स्पान था। क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर स्पान मतलब क्या, एक मेरी ये दीवार है, दूसरी मेरी ये दीवार है, दीवार की थिकनेस इतनी होगी, इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, इसको कहा जाता है क्लियर स्पान। और इफेक्टिव स्पान मतलब क्या, अंदर से लेके यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहा जाता है इफेक्टिव स्पान। तो पर ये डिस्टेंस कितना, वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो इफेक्टिव स्पान फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 2 है कि एक तो एल क्लियर स्पान प्लस डी, और एल प्लस वॉल थिकनेस, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आपका इफेक्टिव स्पान। तो एक अपने को एल जो 3200 था प्लस 150 अपने को डी जस्ट मिला ऊपर, ये रहा, ये वाला डी मिला अपने को, तो ये किया। और दूसरी वॉल थिकनेस 300, वो तो आपको सम के अंदर दी जाएगी। वॉल थिकनेस दी गई है कि रेस्टिंग ऑन अ 300 mm थिक वॉल, इसलिए वो दी गई है। तो दोनों अपने को मिल गया, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी तो वो आपका एल इफेक्टिव स्पान। अब आगे सम में जहाँ पे भी एल लिखा होगा, मतलब वो एल यही वैल्यू कंसिडर करने की। याद रखना, आगे सम में कहीं पे भी अब एल लिखा जाए या एल लिखा जाए, अपने को यही वैल्यू कंसिडर करने की रहेगी। 3200 की वैल्यू फ़िलहाल भूल जाओ, ओके। लोड कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन पता है, 3 टाइप के लोड इसमें होंगे, डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश। डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश। इसमें से आपको दिया जाएगा एक ही लोड, लाइव लोड। लाइव लोड आपको सम के अंदर दिया जाएगा, ये रहा 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका लाइव लोड आपको सम के अंदर दिया गया। तीनों लोड पर मीटर लेंथ में कंसिडर होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 111 लिख दिया है। अब देखो पर मीटर लेंथ में कंसिडर होंगे। अब कुछ लोगों को सवाल होगा कि 111 है, नहीं लिखे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप यूनिट लिखते हो। 2.5 की यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 की यूनिट रहेगी मीटर, तो एक बार कट हो जाएगा, तो अब यूनिट चेंज होके बन जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यूनिट की वजह से अपने को ये 111 यहाँ लिखना पड़ता है। अब ये जो 1 है, दिस इज़ नोन एज बी इंटू कैपिटल डी इंटू रो, एरिया इंटू डेंसिटी। डेड लोड की अपने फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखी, एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो बी इंटू डी कैपिटल वाला इंटू 25, याद रखना यहाँ कैपिटल डी लिखना, स्मॉल डी मत लिख देना, और वो मीटर में लिखा हुआ है बस। 1 इंटू 1 क्या है, ये 1 जो है ना दूसरा वाला, ये तो अपना पर मीटर लेंथ वाला, और दूसरा जो 1 लिखा गया, अच्छा मैंने थोड़ा उल्टा सीधा लिख दिया यहाँ पे। लाइव लोड अपने को दिया गया है 2.5, और फ्लोर फिनिश हमेशा 1 एज्यूम करने का है। फ्लोर फिनिश हमेशा 1 एज्यूम करने का, मैंने खाली ये ऊपर नीचे लिख दिया था कि 1 इंटू 2.5 आपको लाइव लोड दिया गया है। फ्लोर फिनिश हमेशा 1 कंसिडर करने का है, भूलना मत, ओके। अज्यूम भी 1 ही करने का है, दिया नहीं जाएगा सम के अंदर बस। तो सबका मैंने एडिशन, ये ऊपर नीचे खाली हो गया है, ठीक है। इन सब का एडिशन करेंगे तो भी आंसर तो सेम ही मिलेगा, 7.875 किलो न्यूटन पर मीटर। फैक्टर्ड लोड, अच्छा ये जो मिलता है ये अपना सर्विस लोड, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा सर्विस लोड क्या होता है। सर्विस लोड तो जो लोड लग रहा है, अब जो लोड अपन डिज़ाइन करेंगे मतलब उसको फैक्टर्ड लोड कहा जाता है। कोई भी आपको बोले कि इसका फैक्टर करो,
DRCS के अंदर कोई भी आपको बोले कि इसका फैक्टर करो, तो आपको क्या करने का, इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देने का। अपना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 ही रहता है इसलिए, तो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको 11.82 वैल्यू मिली। इसका यूनिट चेंज नहीं होगा, किलो न्यूटन पर मीटर, और इसको अपन W बोलेंगे। याद आया, UDL होता था, UDL पे ऐसे करके अपने यूँ W लगाते थे ना, उसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर, तो W भी मिल गया और यूनिट अपने किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये आपका W रहेगा। अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला MU इज इक्वल टू, मन में सोचो अगर याद आ गया, 3 2 1 WL²/8, ये फॉर्मूला होता था अपने पास। यही अपना अगला स्टेप है कि आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने का है, तो उसकी फॉर्मूला M इज इक्वल टू WL²/8। LE लिखा है मैंने क्योंकि अपने को इफेक्टिव लेंथ वाली जो लेंथ है 3350 जो अपने को मिली थी वो वाली कंसिडर करने की है, मैंने वही इधर मीटर में लिखी है बस। तो ये अपने डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है, सेम पीछे वाला। LE है अपने पास, W है अपने पास, सब वैल्यू डाली, मेरे को MU मिल गया। समझ में आया। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर मतलब क्या है, कुछ नहीं, लिमिटिंग मोमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था लिमिटिंग मोमेंट क्या होता है। बैलेंस सेक्शन के लिए कभी भी आप मोमेंट फाइंड करो उसे लिमिटिंग मोमेंट बोलते हैं। MU लिम उसकी फॉर्मूला है, MU लिम की फॉर्मूला 0.138 FC/d²। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की है, याद नहीं रहती है तो SP16 जिसके पास हो, SP16 जिसके पास ना हो उनको तो याद रखनी ही पड़ेगी। अगर SP16 ना हो आपके पास तो पेज नंबर 10 पे टेबल नंबर C के अंदर ये फॉर्मूला दी गई है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये रही, MU लिम इज इक्वल टू FC/d² दिया गया है। यहाँ पे टेबल नंबर C के अंदर 415 हो तो 0.138 FC/d² उठा के ये साइड ले जाओ तो 0.138 FC/d² हो गया। 250 दिया है तो 149, अब 148 भी ले सकते हो, सब में कई सब में 148 भी लिखा होगा। तो 250 हो तो 0.149 FC/d² और 500 हो तो 0.133 FC/d²। ये आपकी MU लिम की फॉर्मूला है, पर मैं कहूँगा कि इतनी सी फॉर्मूला तो याद रख लो। ये हो गया MU लिम किलो न्यूटन इंटू मीटर में, आपने उसको न्यूटन इंटू MM में लिखा। क्यों, ये जो 20 है ना इसकी यूनिट न्यूटन पर mm² है, इस वजह से इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 20 की B, और ये आपका क्या है B कैसे 1000, ये अपन ने पीछे किया ना B इंटू D, तो ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये 1 को MM में करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से आपका B अभी आगे वाले सब में बहुत बार यूज़ होगा B, तो याद रखना ये 1000 रहेगा। और D अपने को फाइंड करने का है, D अपने को, अब D फाइंड क्यों करने का है, D तो अपन ने पहले फाइंड कर लिया 150। ये चेक है कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, तो यही बताना चाहते हैं कि D अपने को मिलेगा इतना सॉल्व करने के बाद 77.50 जो रिक्वायर्ड है, और हमने लिया है 150 जो हमने प्रोवाइड किया है। तो अपने बहुत इससे तो काफ़ी आगे ही हैं, तो ओके। अगर आगे ना निकलें तो अपने को स्टार्टिंग में जाके मॉडिफिकेशन फैक्टर चेंज करके D की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू याद रख लेना, 1.15 और 1.8, इसमें आपके सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ तक अपने फ़िलहाल रखेंगे, आगे के जो स्टेप हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ। इतना पहले रिवाइज कर लो। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।